I have given you 3 questions, and these 3 questions are for the reply of the invitation. इन्विटेशन के रिप्लाई के हैं तीनों क्वेश्चंस बेटा, ऑल द 3 क्वेश्चंस. पर आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप पहला तो आइडेंटिफाई करते हो कि ये क्वेश्चन रिप्लाई वाला है, इसमें हमें रिप्लाई लिखना है. फिर दूसरी चीज याद करो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और ये देखो कि रिप्लाई हम किसको लिख रहे हैं. रिप्लाई अगर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेटर के जैसा सिंपल लिख देंगे. वो वाला लेटर जिसमें ना सब्जेक्ट है ना थैंक यू है. और बेटा अगर फ्रेंड और रिलेटिव के अलावा हम किसी को भी रिप्लाई लिखते हैं तो हम उसे फॉर्मल लेटर के हिसाब से लिखेंगे. मैम फॉर्मल लेटर कैसा होता है? फॉर्मल लेटर होता है जैसे जॉब एप्लीकेशन की एप्लीकेशन लिख रहे हो, सब्जेक्ट और थैंक यू वाली. तो इतनी सी बात हमें याद रखनी है. अब सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपने ये देखना है कि ये रिप्लाई है या इनविटेशन है. रिप्लाई है. फिर दूसरी बार आपने क्वेश्चन पढ़ के ये देखा कि क्या ये इनविटेशन का रिप्लाई फ्रेंड और रिलेटिव को है. अगर फ्रेंड और रिलेटिव को है तो बहुत आसान हो गया, लेटर लिख दो, नो सब्जेक्ट नो थैंक यू. और तीसरा कि अगर ये फ्रेंड और रिलेटिव को नहीं है रिप्लाई तो फिर कैसे लिखेंगे? जैसे सब्जेक्ट और थैंक यू के साथ जॉब एप्लीकेशन के एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट. और बेटा अब ये देखो कि ये इनविटेशन हमें एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है. तो बेटा क्वेश्चन में कई बार आता है लिखा हुआ एक्सेप्ट द इनविटेशन, और बेटा कभी आता ही नहीं है लिखा हुआ कि एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो. कहते हैं रिप्लाई टू द इनविटेशन. तो मेरे मन की मर्जी, मैं हाँ करूं या ना करूं. अब उस केस में बेटा अगर हमारे फ्रेंड और रिलेटिव को रिप्लाई लिख रहे हो तो बहुत आसान है, वही वाला लिख देना. Oh, I am very happy to get your invitation and I will surely come to your place. या फिर I will not be able to come to your place because कारण बताओ, और फिर बेटा लिखो as soon as I will get time I will definitely come. उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हाँ, अगर तुम कोई ऐसा इनविटेशन का रिप्लाई लिख रहे हो जो तुम्हारा बेटा कोई फ्रेंड और रिलेटिव नहीं है तो उस केस में तुम अपना सब्जेक्ट देते हो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और नहीं तो देते हो डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. और फिर आप बेटा उसमें लिखना शुरू करते हो. नाउ होल्ड ऑन. पहला वाला क्वेश्चन था हमारे फ्रेंड ने हमें अपने बेटे की शादी में बुलाया है. क्या फॉर्मेट रहेगा? जल्दी से लिख लो इसको. और बेटा मैं मैटर लिखवाऊंगी नहीं, वो मैं सिर्फ आपको बोलूंगी हमने पहले लिखा हुआ है, आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हो. तो बेटा इसमें हमारा कहीं भी एड्रेस नहीं दिया हुआ, हम कहाँ रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. उसमें हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि हमारा एड्रेस गिवन नहीं है ना, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल ई कैपिटल एच कैपिटल, और नीचे वाली लाइन में बेटा न्यू दिल्ली. ठीक है. अब एक लाइन छोड़ दो और फिर बेटा एक लाइन छोड़ के हमने डेट डाली 13 मई 2022. आई विल शेयर द पिक विद यू, अभी भेज दूंगी मैं इसके बाद. फिर बेटा एक लाइन छोड़ के हमने लिखा डियर. बेटा जो भी हमारा नाम दिया हुआ था फ्रेंड का वो हमने लिख दिया, whatever name is given there. Ritika, did I make you write the name बेटा? आपके फ्रेंड का नाम लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में? नो मैम. नो. तो बेटा इसमें हमने लिखा डियर ABC, ए कैपिटल. ठीक है मैम, डियर फ्रेंड लिख दें, अवॉइड करो, नाम लिखो.
तो नई नाम दिया हुआ था डियर ABC। अब बेटा एक लाइन छोड़ के फिर हम क्या लिखते हैं, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर invitation. I have just received your invitation. Full stop. I am very happy to know that your son's wedding is taking place on, बेटा कोई भी डेट लिख देना, वेन्यू लिख देना, और फिर क्या लिख देना, yes I will definitely, yes नहीं, I will surely come to the function। ठीक है बेटा, looking forward to see you, और एक लाइन छोड़ के yours lovingly या yours sincerely, और फिर आप अपना नाम लिख दोगे। तो ये इनविटेशन का रिप्लाई हो गया। किसके लिए हो गया? उसके लिए हो गया बेटा जो आपका फ्रेंड है और आप उस फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हो। अगर लेट सपोज आप नहीं जा रहे होते, सेम फॉर्मेट, और आप लिख देते आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर इनविटेशन and I am very happy to know that your son is getting married on 22nd of May and I wanted to come, but actually I have to go on a business trip and it has been already planned, it is very very important, I am so sorry I will not be able to come, but do not worry, as soon as I come back I will come to give the blessings to the children। फुल स्टॉप, योर्स लविंगली या योर्स सिंसियरली, और आपका नाम दिया हुआ था बेटा राकेश राणा, वो आप नीचे लिख दोगे। ठीक है, अब आ जाता है, ये तो बेटा हमारा हो गया। बेटा मैंने जो पिक शेयर करनी है उसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है, फिर मैंने लिखा है बॉडी। बॉडी का मतलब हो गया वो बाकी की सारी बातें तुम अपने वर्ड्स में लिख लेना, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के फिर तुम लिखोगे योर्स सिंसियरली राकेश, राकेश राणा, जो भी आपका नाम दिया है वो आप लिख दें। अब बेटा आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बुलाया है हमारे एक क्लाइंट ने। हमारा क्लाइंट है मिसेस रितु, हमारी क्लाइंट है, हमारी फ्रेंड नहीं है, हमारी रिलेटिव नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट जो अभी लिखा था वो उनके लिए काम नहीं आएगा, वो उनके लिए काम नहीं आएगा। वो बेटा दूसरी तरीके का रिप्लाई लिखा जाता है, सब्जेक्ट भी लिखेंगे और बेटा उसमें फिर हम थैंक यू भी लिखेंगे। इसी तरीके से जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखवाया था, स्कूल वालों ने हमें बुलाया है चीफ स्पीकर बना के, इसमें भी बेटा हम जब रिप्लाई लिखेंगे तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, सब्जेक्ट भी आएगा और थैंक यू वैंक यू सब आएगा। तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखवा रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखवाने के बाद में फिर आप आराम से वो वाला जो सेकंड क्वेश्चन था वो आप अपने हिसाब से लिख लेना, चाहोगे तो मुझे चेक करा देना। ठीक है, और अभी बेटा हम ये लिखते हैं, हम चेतन भगत हैं फेमस राइटर, और हमें सेंट एनीज स्कूल वालों ने बुलाया है, तो हम उसका रिप्लाई कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, तो हमारा एड्रेस दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए बेटा मैंने सेम लिखा एग्जामिनेशन हॉल लेफ्ट हैंड साइड पे, और नीचे वाली लाइन में न्यू दिल्ली। फिर बेटा इसमें हम अहमदाबाद भी लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में अहमदाबाद में स्कूल है, तो हम भी अहमदाबाद में हो सकते थे, बट इट इज ओके। अब बेटा एक लाइन छोड़ा और उसके बाद हमने डेट लिखी, तो बेटा डेट जो है वो थोड़ी ध्यान से लिखना। स्कूल के फंक्शंस मई में कोई भी नहीं होते, तो बेटा मई की डेट मत डालना। स्कूल के फंक्शंस बेटा जुलाई के बाद होते हैं, तो हम वो ही डेट डालेंगे। तो हमने एक लाइन छोड़ के लिखा 13 जुलाई 2022। फिर एक लाइन छोड़ के बेटा हमने लिखा द प्रिंसिपल, और बेटा पी कैपिटल। फिर हमने स्कूल का नाम लिखा सेंट एनीज स्कूल, और बेटा उसके नीचे अहमदाबाद, और बेटा अहमदाबाद के नीचे एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो सब्जेक्ट SUV, और बेटा सब्जेक्ट में अगर आप जाओगे एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, अगर आप नहीं जाओगे डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। इसमें तो बेटा क्वेश्चन में कुछ ऐसा सच दिया हुआ था नहीं कि हमें जाना है कि नहीं जाना, तो हमने बेटा वही वाली हेडिंग अपनी डाल देनी है।
डिक्लाइनिंग द इनविटेशन लिख लो, वो थोड़ा बेटा मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बता दूंगी, लंबा होता है इसलिए। तो डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, और बेटा इसको अंडरलाइन किया, और बेटा इसके बाद एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो मैडम, कोई भी एक नाम लिखना, मैडम या सर, मैडम, और बेटा फिर एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करो एम के नीचे से, आई एम प्लीज्ड टू, आई एम प्लीज्ड टू रिसीव योर invitation to be the chief speaker at the seminar to be held in your school auditorium on 24 July 2022 between 8 a.m. and 12 noon. Full stop. It is a great opportunity. It is a great opportunity to attend it. Full stop. I am sorry. I am sorry because I am unable to attend it because, beta sorry, I am sorry because I am unable to attend it as per my prior engagement. As per my prior engagement, P-R-I-O-R, prior engagement. Full stop. I send my wishes for the success of the program. Full stop. और बेटा एक लाइन छोड़ो और फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखो थैंक यू, और बेटा फिर थैंक यू लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो योर्स सिंसियरली चेतन, और बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखो ब्रैकेट के अंदर पूरा नाम चेतन भगत। ठीक है, और बेटा राइटर होना कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, इसलिए हम डेजिग्नेशन कुछ नहीं लिख रहे हैं। अगर कुछ और होता प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो वो लिख देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। अगर आपको इनविटेशन में जाना होता आप सब्जेक्ट लिख देते बेटा एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, और फिर बेटा यहाँ पर इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड इट। इसके बाद बेटा फिर आप कुछ भी नहीं लिखते, आई विल श्योरली कम ये लिख देते, ये नहीं लिखते आई एम सॉरी बिकॉज आई एम अनेबल टू अटेंड इट एज पर माई प्रायर एंगेजमेंट आई सेंड, ये सब 2 लाइन एक्स्ट्रा होती है, तो बेटा वो नहीं लिखना। अब आप आराम से, मैं आपसे ये बोलूँगी कि अब आप रिप्लाई के जितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं सैम्पल पेपर्स में से वो पढ़ लो और फिर मुझसे पूछ लो कि मैम ये वाला नहीं आया, अदरवाइज बेटा सारे के सारे लिख करके देखना। वो क्लाइंट वाला था उसमें भी बेटा एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, फिर 13 मई 2022 मिसेस ऋतु बेटा, फिर उसके बाद मिसेस ऋतु के बाद में आप कुछ भी लिख दो 43 गुलमोहर एनक्लेव और बेटा न्यू दिल्ली, फिर लिख दो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फिर वही लिखोगे मैडम आई एम वेरी प्लीज्ड टू रिसीव योर इनविटेशन, एंड पूरा सेम रहेगा वैसा का वैसा। ठीक है, तो फॉर्मेट में गलती नहीं होगी, रिप्लाईज के अलावा कुछ और आएगा नहीं। इनविटेशंस अलग अलग आते हैं जो हम आगे आने वाले 2 दिनों में कर लेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी या चांसेस रहते हैं बेटा आने के। ठीक है, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं बता रही हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, योर सिंसियरली के बाद आप जब लिखोगे
मैं अभी पिक भी शेयर कर रही हूँ, पर आप फिर भी देखो, योर सिंसियरली के बाद आप कोई लाइन नहीं छोड़ोगे, आप डायरेक्टली अपना नाम लिखोगे। फिर उसके बाद भी कोई लाइन नहीं छोड़ोगे, आप अपना नाम कैपिटल लेटर्स में ब्रैकेट में लिखोगे। आप उसके बाद भी कोई लाइन नहीं छोड़ोगे, अगर आपकी पोस्ट होगी तो आप लिखोगे। तो योर सिंसियरली के बाद कोई लाइन नहीं छोड़ोगे। हाँ श्रेया, आप बोलो बेटा। मैम ये मिसेस ऋतु का एड्रेस भी लिखना है जैसा आपने गुलमोहर मार्ग बताया है? हाँ, तो आप बेटा इस तरीके से लिख दोगे, मिसेस, हाँ फिक्टिशियस एड्रेस, मिसेस ऋतु अच्छा। 43 है ना, फिर गुलमोहर एनक्लेव न्यू दिल्ली, ऐसा करके, ठीक है। और 2022 लिखना है या 2086? बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब हर चीज नॉर्मल हो गई है। पहले अगर कोई चीज पुराने जमाने में हो रही थी तो हम नहीं लिख पा रहे थे ईयर, अब तो हम लिख सकते हैं ईयर, है ना। तो इसलिए बेटा कोई इश्यूज नहीं है, क्रॉस क्रॉस कर रहे हो तो भी ठीक है, 2022 आ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि अब कोई लॉकडाउन वॉकडाउन है नहीं ऐसे, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ कीर्ति, आप बोलो बेटा। मैम अभी आपने लिखा है ना योर सिंसियरली के बाद चेतन, उसके बाद जो आपने ब्रैकेट में लिखा है वो हमें कैप्स में लिखना है या रनिंग हेड में? हाँ कैपिटल लेटर्स में आएगा बेटा, बिल्कुल ओके मैम। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा आप बोलो भव्या। हाँ बेटा, मैम फ्रेंड वाले इनविटेशन में डियर के बाद ABC लिखना है या फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं कोई भी? बेटा फ्रेंड का नाम अगर इन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिया है तभी लिखा जाएगा। अगर इन्होंने क्वेश्चन पेपर में कोई नाम नहीं दिया है तो बेटा आप लिखोगे भी नहीं, ठीक है। आप ये भी सोच लो, आप अपनी तरफ से कोई नाम नहीं लिखना। यहाँ पर जो है ये मतलब CBSE वाले इसे वेलकम नहीं करते हैं बेटा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो नहीं लिखना उसमें से। मैम ABC कैप्स में या फिर रनिंग हैंड में? बेटा A कैपिटल आएगा, BC फिर रनिंग में आ जाएगा। ओके मैम। बेटा एक तो आप जब आप तैयारी कर रहे हो अपने चैप्टर्स की, तो आप बहुत ज़्यादा उसे बुक में से लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स में से पढ़ लो, अगर आप समरी भी पढ़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बुक में से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप बुक में से पढ़ लो उसको, पर बेटा आप मेन फोकस जो रखोगे वो फोकस रखोगे 2 मार्क्स के आंसर्स कैसे आ रहे हैं। तो आप NCERT के जितने क्वेश्चन साइड में दिए हुए हैं बुक में बेटा, वो 2 मार्क्स वाले हैं, उनको जरूर से पढ़ के आंसर्स उसके सोचो कि क्या होंगे लिखने के लिए। और शॉर्ट आंसर्स 3-4 लाइन से ज्यादा लंबे नहीं लिखना है। और बेटा जो बुक के बाद में लास्ट में लॉन्ग आंसर्स दिए, क्वेश्चंस जो दिए हैं वो लॉन्ग आंसर वाले हैं, जो 4 मार्क्स वाले हैं, उसमें तुम्हें हमेशा थीम ऑफ द चैप्टर लिखनी है, मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर, उससे रिलेटेड लिखना होगा। तो बेटा बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना कि एक एक वर्ड का मीनिंग पता हो और इसका पता हो, ये नहीं करना है आपको। अब बेटा हम आ जाते हैं हमारे कुछ एक क्वेश्चंस पे, और NCERT के लॉन्ग आंसर्स पीछे के ज़रूर करके जाना। अब बेटा जो मेरे पास ये सेट रखे हुए हैं इसमें से मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, what were the terms of the Indigo contract between the British landlords and the Indian peasants, between the British landlords and the Indian peasants। और बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बेटा 15% लैंड अरेंजमेंट वाला पॉइंट लिखना है, 15% लैंड अरेंजमेंट वाला पॉइंट लिखना है, और बेटा लाइन 4 या 5 लिखनी है। तो आप उसी तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट अरेंजमेंट द अरेबल लैंड, द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ चंपारण, ठीक है। तो बेटा वो वाला पूरा का पूरा लिखो, वॉज ओन्ड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, इंडियन टेनेंट्स यूज्ड टू वर्क ऑन इट, एंड बेटा बट the Britishers compelled them to grow indigo on 15% of the land, and this was done as per long term contract. When Syntheco indigo was made by Germans, they wanted
the landlord, beta, indigo farmers to be free of that arrangement but demanded compensation in exchange of it. तो आप ये 4-5 लाइन जो भी है वो आप इसमें लिखोगे। फिर बेटा एक इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो और देखो ध्यान से, which objects of nature does Keats mention as sources of joy in his poem? Which objects of nature does Keats mention as sources of joy in his poem? तो बेटा पोयम में उसने कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखा है? तो बेटा आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू कीट्स eternal beauty gives us joy. A thing of beauty gives us eternal joy. It is in natural objects like, और आपके बेटा उसमें पोयम में कम से कम 5-6 चीजें लिखी हैं, द सन, द मून, द ट्रीज, द क्लियर रिल्स, द शीप, तो सारा का सारा बेटा आप लिखोगे ये सारी चीजें। और लास्ट में लिखना मत भूलना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, he has also mentioned that beauty lies not only in birth but also in death, and he has referred to it as the mighty death. तो बेटा कौन सी ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं? तो सारी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के नाम जो लिखे हैं वो लिखोगे, और उसके बाद एक लास्ट लाइन लिख दोगे कि बेटा सेल्फलेस डेथ जो होती है उसमें भी ग्रैंड्यूअर ऑफ द डूम है, वो भी माइटी डेथ है, दैट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ। मैम इसमें सोल्जर्स वाला पॉइंट लिख सकते हैं? सोल्जर्स वाला पॉइंट्स नहीं लिखना है बेटा इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ लास्ट लाइन में तुम ये लिखोगे दैट ही हैज आल्सो मेंशन्ड द ब्यूटी इन द माइटी डेड, बस, क्योंकि सोल्जर्स लिखोगे तो लंबा हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट्स उसने बेटा जो स्पेसिफिकली नेचुरल वर्जन, हाँ, सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स, क्लियर रिल्स है ना, वो सारे थे बेटा, डेफोडिल्स, मस्क, रोज, ब्लूम, वो वाली बातें फोकस करनी थी उसमें। ओके। अच्छा, और बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं फ्लेमिंगो में से, 2 पोएम्स आ रही हैं बेटा, और आपका जो वो है उसमें से 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो बेटा अगर आप इन 7 में से कोई भी एक छोड़ के जाना चाहते हो तो आप बहुत आराम से जा सकते हो। इफ़ यू फील लाइक कि आपको थिंग ऑफ ब्यूटी परेशान कर रही है, आप उसे बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ दो, बाकी सब अच्छी तरीके से करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको इवेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू लीव इवेंट्स, और बेटा फिर आप बाकी सारा करके जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंडिगो नहीं तैयार होगा, देन लीव इंडिगो एंड देन डू एवरीथिंग एल्स। पर बेटा एक बात सिंपल है कि हर चैप्टर में, जैसे इवेंट्स तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो इवेंट्स में मैंने वो 2 क्वेश्चंस बता दिए जो बहुत ज़रूरी हैं, वो एरर्स वाले, ब्लंडर्स वाले, हु हैड द लास्ट लाफ वाला जो क्वेश्चन है, और जो प्रिकॉशंस लिए थे। तो ये तो बेटा बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अगर आप तैयार कर लो तो यू विल बी ऑन सेफर साइड। आगे बेटा हमारे जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से द रेड ट्रैप पेडलर का लॉन्ग क्वेश्चन सुनो। The peddler declined the invitation of the iron master but accepted the one from Edla. Why? और बेटा ये लॉन्ग आंसर में दिया है उन्होंने, तो आप इसको जब लिखोगे आपको मालूम है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखोगे। तो आप सबसे पहले इसमें लिखोगे बेटा, आयरन मास्टर misunderstood the peddler as his old regimental comrade. He invited him again and again, but he did not want to go because going to Iron Master's house was like going to the lion's den. Beta, he had stolen the money of the crofter and he did not want to be caught. That is why he declined his invitation. Paragraph change करो और फिर लिखो, Edla Wilmenson had gift of the gab. या फिर बेटा एडला विल्मेंसन had communication skills. She came to the forge and in very kind and sincere tone she gave the invitation to the peddler. Beta, she could observe the fear of a thief in his eyes, therefore she assured him that he would be free to leave when he wanted to go out of the home.
फिर बेटा इसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ में आओ, आप बोलोगे द सिंसेरिटी इन द वॉइस ऑफ एडला मेड हिम एक्सेप्ट द इन्विटेशन. He himself was a well-mannered and well-behaved man. He accepted the invitation. He went, but he was having beta premonition या फिर evil forebodings. He was knowing that he would be in trouble when he is going to the iron master's house. तो बेटा आपने तीनों बातें लिख दी. आयरन मास्टर ने क्यों इनवाइट किया, उसको क्यों डिक्लाइन किया, एडला ने कैसे इनवाइट किया, और लास्ट में बेटा एडला की क्यों इनविटेशन उसने एक्सेप्ट किया. 2 रीजंस, खुद भी वेल बिहेव्ड है और एडला ने बहुत सिंसेरिटी से बोला था, दैट इज वाई. ठीक है, कल बेटा आगे करते हैं. शेयर योर डाउट्स विद मी इफ यू हैव एनी. Thank you.